गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। इसको हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण बनता कैसे है। तो गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने से पहले आप एक सोच के देखिए कि एक बहुत बड़ी बॉल आपके पास है। उस बॉल एक बॉल है हमारे पास। इस बॉल को आपने यहाँ से काट दिया हो, ऐसा अगर हम सोच के देखें तो हमारे पास ये शेप हमें मिलेगी। इस शेप को मैं आप इधर हम सोच के देखें दोबारा, इस शेप को मैं अलग से दिखा देते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई बड़ा दर्पण, कोई गोलाकार दर्पण जिसको काट दिया गया हो, उसकी एक शेप अगर हम सोच के देखें तो वही गोलीय दर्पण कहलाता है। इस गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। ये दो प्रकार डिपेंड करते हैं कि इस बॉल के किस भाग पे आपने पेंट किया है और किस भाग पे दर्पण है। एक भाग इसकी बाहरी सतह है और एक भाग इसके अंदर ये गुफानुमा है, मतलब गड्ढे वाला भाग है। अगर हम इसके बाहरी सरफेस पे अगर हम पेंट कर दें और अंदर की तरफ दर्पण हो तो ऐसे बने हुए गोलीय दर्पण को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर और हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक इसी प्रकार अगर ये पेंट हम इसके गुफानुमा भाग में कर दें, इस तरह कर दें, और बाहरी भाग की तरफ दर्पण है, तो ऐसे बने गए गोलीय दर्पण को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण और इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। किसी भी गोलीय दर्पण में हमें यहाँ तक हमने ये सीखा कि कोई भी गोलीय दर्पण किसी एक बहुत बड़े गोलाकार दर्पण को काट के बनाया गया है। नंबर 2, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक को कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को कहते हैं उत्तल दर्पण। ये दोनों प्रकार डिपेंड करते हैं कि उस गोलीय दर्पण की किस सतह पे आपने पेंट किया है और किस सतह पे दर्पण उपस्थित है। अगर उसकी गुफानुमा सरफेस पे, गुफानुमा सतह पे, यानी कि गड्ढे वाली सतह पे दर्पण है और बाहरी सतह पे पेंट किया हुआ है, तो ऐसे दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। और इसका उल्टा, अगर गुफानुमा सतह पे आपने पेंट किया हो और बाहर की तरफ दर्पण है, तो ऐसे दर्पण को कहा जाता है उत्तल दर्पण। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, हमने इसको दोबारा से यहाँ पे भी आपके लिए लिख दिया है, और अगर आपको इसको नोट बनाना है तो लिखा जा सकता है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी में तो लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के केस में जो आपतित किरणें हैं वो गुफानुमा भाग पे पड़ती हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तल दर्पण के केस में गुफानुमा भाग पेंटेड होता है। आई थिंक इतना हमें समझ में आ गया होगा, और अगर हमें समझ में आ गया है तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को रोकें और यहाँ तक की वीडियो को दोबारा देखें। इस वाली वीडियो में हम गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई विभिन्न परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन, इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है, ये परंपरागत तौर पे हमेशा से हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। अगर एक रूल ना बनाए जाएं तो कुछ बच्चे कुछ दूसरी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, कोई दूसरा स्कूल कोई दूसरी तरह की चीज़ें पढ़ाएगा। तो एक रूल बनाने की बात हुई, एक रूल बनाना ज़रूरी भी लगा
तो वो रूल सबसे पहला ये बनाया गया, कन्वेंशनली परंपरागत तौर पे एक रूल बनाया गया कि सभी आपतित किरणें किसी भी दर्पण के ऊपर, जब हम किताबों में पढ़ेंगे, किताबों में स्टडी करेंगे, हम कोई सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे, तो हमने परंपरागत तौर पे ये माना कि हमेशा आपतित प्रकाश किरणें आपके बाएं हाथ की दिशा से ही आएंगी। यही यहाँ पे लिखा भी है। सो आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं कि परंपरागत तौर पे ऐसा माना जाता है कि सभी आपतित किरणें किसी भी दर्पण में उसके बाईं तरफ की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस चीज़ को आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपकी सहूलियत के लिए दो तरह के दर्पण बना दिए हैं। ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, और ये है उत्तल दर्पण। सो यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये जो साइड है इस स्क्रीन की, ये वाली साइड लेफ्ट साइड है, बाईं दिशा है, और ये वाली साइड राइट दिशा है। सो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि किसी भी दर्पण में सभी आपतित प्रकाश किरणें ऐसा माना जाता है कि वो उस दर्पण की बाईं ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो ऐसा ही दिखाया भी गया है। ये बाईं दिशा है, ये बाईं दिशा है इस दर्पण के लिए, इस दर्पण के लिए यहाँ बाईं दिशा है, तो सारी ही प्रकाश की किरणें बाईं दिशा से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी कि हमें जब भी कभी कोई सवाल सोल्व करना हो, कोई कुछ डायग्राम बनाना है, तो हमें ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा, हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा कि सभी प्रकाश की किरणें बाईं दिशा से आ रही हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया है। हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण एक बहुत बड़ी गोलाकार गेंद को काट के बनाए गए हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। कोई दर्पण उत्तल या अवतल कैसे होता है वो डिपेंड करता है कि उस दर्पण की कौन सी सरफेस पे दर्पण है, कौन सी सरफेस से परावर्तन होगा और कौन सी सरफेस पेंटेड है। अगर गुफानुमा सरफेस से परावर्तन होगा और बाहरी सरफेस पेंटेड है तो उत्तल दर्पण बोला जाता है। वहीं पे इसके विपरीत अगर गुफानुमा सतह पेंटेड है और दूसरी सतह से परावर्तन होएगा तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। सो हमने दो चीज़ें पढ़ ली हैं। नंबर 1 उत्तल और अवतल दर्पण में क्या मोटा मोटा डिफरेंस होता है, और नंबर 2 कि परंपरागत तौर पे सभी दर्पणों में, सभी प्रकार के दर्पणों में जब भी हम पढ़ाई करेंगे, जब भी हम स्टडी करेंगे, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि सभी प्रकाश किरणें उस दर्पण के ऊपर बाईं दिशा से आ रही हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आगे वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आग्रह करूँगा कि एक बार रोकें और फिर से वीडियो को देखें। मूविंग ऑन। सो जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि इस वीडियो में हम दर्पण से जुड़ी, गोलीय दर्पणों से जुड़ी कुछ बेसिक परिभाषाएं जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ये सारी बेसिक जो परिभाषाएं हैं वो आगे विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगी। दूसरी बात, सीधे सीधे बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसा देखा जाता है कि इन डेफिनेशन के ऊपर 1 या 2 नंबर के सवाल भी आते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली हमारी जो परिभाषा गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई है वो है एपर्चर। एपर्चर को हिंदी में द्वारक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि द्वारक को नोट कर लें और इसकी एक डेफिनेशन भी मैं आपको बोल देता हूँ। उस डेफिनेशन को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें जिससे कि आपको वो याद रहे। द्वारक किसी गोलीय दर्पण के अंत बिंदुओं के बीच का
सीधी दूरी है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द्वारक किसी गोलीय दर्पण के अंत बिंदु के बीच की सीधी दूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों है? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, चूंकि इसकी बाहरी सतह पे पेंट है और इसके अंदर की सतह से परावर्तन होएगा। जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था, ऐसा कोई भी गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सरफेस पे पेंट हो और गुफानुमा सरफेस से परावर्तन होता हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि बाहरी सरफेस पे पेंट है तो ये एक अवतल दर्पण है। ठीक इसी प्रकार ये जो दूसरा दर्पण हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें गुफानुमा सरफेस पे पेंट है और बाहरी सरफेस से परावर्तन होएगा। बाहरी सरफेस पॉलिश्ड है, अंदर वाली सरफेस गुफानुमा सरफेस पेंटेड है। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ऐसा कोई भी दर्पण जिसमें गुफानुमा सरफेस पे पेंट हो, उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो ये दो उत्तल और अवतल दर्पण हमने आपके सामने बनाए हुए हैं। बिंदु ए, जैसे अगर हम अवतल दर्पण में बात करें, इसका इस साइड में अंतिम बिंदु ए है और इस साइड में अंतिम बिंदु ये बी है। तो हमने द्वारक की डेफिनेशन में पढ़ा कि द्वारक किसी भी गोलीय दर्पण के अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी है। तो ये दोनों अंतिम बिंदु हैं और इनके बीच की सीधी दूरी ये डॉटेड लाइन से बनाई गई दूरी है, यानी कि ए बी इस अवतल दर्पण का द्वारक होगा। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी बिंदु ए इस साइड में गोलीय दर्पण का अंतिम बिंदु है, बिंदु बी इस साइड में गोलीय दर्पण का अंतिम बिंदु है। जैसा कि हमने द्वारक की परिभाषा में पहले भी पढ़ा, अवतल दर्पण में भी पढ़ा कि द्वारक किसी भी गोलीय दर्पण का अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को कहते हैं। तो इस उत्तल दर्पण के केस में बिंदु ए एक अंतिम बिंदु है, बिंदु बी दूसरा अंतिम बिंदु है। तो इनके बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को द्वारक कहा जाएगा। तो द्वारक की अगर हम बोलें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, एक्चुअली द्वारक किसी भी दर्पण के साइज के बारे में बताते हैं। जितना बड़ा द्वारक होएगा, फॉर एग्जांपल एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है, अवतल दर्पण की मैं बात करूं, ये दो अवतल दर्पण हैं। तो इस केस में द्वारक ये होएगा, ये डिस्टेंस, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। सो यहाँ से देखा जा सकता है कि ए बी, दूरी ए बी छोटी है दूरी सी डी से, यानी कि इस अवतल दर्पण का द्वारक इस दूसरे वाले, दिस फर्स्ट, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो दर्पण 1 का द्वारक दर्पण 2 के द्वारक से छोटा है। तो अगर ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि छोटे द्वारक वाला दर्पण छोटा होएगा और बड़े द्वारक वाला दर्पण बड़ा होगा। तो मतलब कुल मिला के द्वारक एक किसी भी गोलीय दर्पण के साइज के बारे में हमें बताता है। मैं एक बार फिर से द्वारक की डेफिनेशन को बताना चाहूँगा कि द्वारक किसी भी गोलीय दर्पण के अंतिम बिंदुओं के बीच में सीधी दूरी है। आई थिंक यहाँ पे द्वारक क्लियर हो गया है और हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो अब हमारे पास जो नई डेफिनेशन आई है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में प्रिंसिपल एक्सिस को मुख्य अक्ष कहा जाता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद रखने के लिए इसकी परिभाषा को बता देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इसको नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको ये याद रहेगी। किसी भी गोलीय दर्पण पे उस गोलीय दर्पण के केंद्र से डाली गई लंबवत रेखा उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इस चीज़ को पढ़ने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक
वर्त की प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा। देखिए कैसा होता है, सपोज ये एक व्रत है, एक व्रत हमारे पास है। और ये इस बिंदु सी इस व्रत का केंद्र बिंदु है। अच्छा, अगर इस केंद्र बिंदु को हम वृत्त की परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु ए से जोड़ते हैं तो ये माना जाता है कि ये लाइन सी ए इज परपेंडिकुलर ऑन परिधि। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हुई है। हमें इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। मैं दोबारा फिर से आपको समझाना चाहूँगा कि कोई भी वृत्त जिसका केंद्र बिंदु सी है, अगर मैं उस केंद्र बिंदु सी को परिधि पर स्थित किसी बिंदु ए से जोड़ूं, जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ दिया है, तो जो लाइन सी ए है ये माना जाता है कि ये इस वृत्त की परिधि पर लंब है। ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई। इसी परिभाषा का यूज़ करके प्रिंसिपल एक्सिस को परिभाषित किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से आपको डेफिनेशन एक बार बता के मुख्य अक्ष को आपको समझाना चाहता हूँ। डेफिनेशन हम दोबारा ध्यान से सुनेंगे। किसी भी गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण के केंद्र से उस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली लंबवत रेखा उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ। किसी भी गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण के केंद्र को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली लंबवत रेखा उस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे। सपोज ये जो मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, मैं फिर से आपको इधर एक्सप्लेन करके इसको दिखाता हूँ। एक हमारे पास गोलीय दर्पण है, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये एक गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु ये यहाँ पे है, ये इस गोलीय दर्पण का सी एक केंद्र बिंदु है, और इस गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु ये बिंदु है ए। गोलीय दर्पण के केंद्र बिंदु को गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखा को अगर हम बनाएं और उसको एक्सटेंड कर दें तो ये जो लाइन बनेगी ये इस गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष बनेगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, उत्तल दर्पण की मैं बात करूं, ये एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण का केंद्र लगभग यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ये बिंदु को मैंने सी बना दिया, और इस उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु ये मैं मान लेता हूँ बी। इस केंद्र बिंदु को मध्य बिंदु से मैं अगर जोड़ दूं लंबवत रेखा से, और वो हमेशा लंबवत होएगी, जैसे कि हमने अभी एक वृत्त की प्रॉपर्टी में पढ़ा भी। इस केंद्र बिंदु को मैं मध्य बिंदु से जोड़ दूं, सी को बी से जोड़ दूं, इसको एक्सटेंड कर दूं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन, ये सी बी लाइन, ये इस उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है। मैं एक बार फिर से मुख्य अक्ष की परिभाषा बताना चाहूँगा कि किसी भी गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष उस गोलीय दर्पण के केंद्र को उस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखा होती है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। हम नई परिभाषा पे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है उसका नाम है पोल, जिसको हिंदी में ध्रुव भी कहा जाता है। हिंदी में पोल को ध्रुव भी कहा जाता है। ध्रुव, ओके, ध्रुव। अभी हमने इससे पहले मुख्य अक्ष की बात की थी। मुख्य अक्ष की परिभाषा को मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा। किसी भी गोलीय दर्पण के केंद्र को उस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जोड़ने वाली रेखा को उस
गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। सो पोल क्या हुआ, ध्रुव क्या हुआ? अगर आपको ऑलरेडी मुख्य अक्ष की परिभाषा याद हो गई तो पोल की परिभाषा याद करना उतनी बड़ी बात है नहीं। तो पोल क्या है? ये वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण की सतह को टच करता हो, काटता हो। तो जैसे यहाँ पे ये मेरे पास ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। सो ये इसका मुख्य अक्ष है, ये बिंदु मुख्य अक्ष है मान लीजिए, ये लाइन, सॉरी नॉट बिंदु, मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये लाइन एक मुख्य अक्ष है। सो ये मुख्य अक्ष यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, और कहाँ पे जाके इसने मिरर को काटा? यहाँ पे काटा इस जाके। तो ये जहाँ पे मुख्य अक्ष जहाँ पे मिरर को काटता है तो इस बिंदु को पोल कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष है। सो ये मुख्य अक्ष इधर चला, ऐसे ये चला, और कहाँ जाके इसने मिरर को काटा? यहाँ पे काटा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पोल कहलाएगा, और पोल को हमेशा P से डिनोट किया जाता है। ठीक है। सो मैं एक बार फिर से पोल की डेफिनेशन को आपको याद दिलाना चाहूँगा कि किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष जिस बिंदु पर गोलीय दर्पण को काटता हो वह बिंदु उस गोलीय दर्पण का पोल कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं। इसके बाद हम अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। अगली डेफिनेशन हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र भी कहा जाता है। दिस इज वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। तो अगली परिभाषा जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम होता है वक्रता केंद्र। जब हम शुरुआत में हमने गोलीय दर्पण पढ़ना शुरू किया था तो हमने ये बोला था कि गोलीय दर्पण किसी बहुत बड़ी दर्पण की गेंद को काट के बनाए जाते हैं। तो आप सोच के देखिए, कोई बॉल है, कोई बहुत बड़ी बॉल है, ठीक है, बॉल है ये, न कि वृत्त, बॉल है। बॉल को काट के हमने ये मिरर बनाए हैं, और हमने ये भी देखा था कि काटने के बाद किस सरफेस पे आप पॉलिश करेंगे। अगर इस तरफ पॉलिश करेंगे तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण, अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे, पेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है। तो हमने ये देखा था कि अवतल और उत्तल दर्पण दोनों ही एक बहुत बड़ी गोले से काट के बनाए जाते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या हुआ? ये वक्रता केंद्र उस बड़ी गेंद का केंद्र है जिससे काटने के पश्चात अवतल या उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, यहाँ से इसको ऐसे एक्सटेंड करूं तो इस तरह की बॉल रही होगी, और इसको काटा गया होगा ऐसे, और तब जाके ये गोलीय दर्पण बना होगा। तो इस बड़ी गेंद का केंद्र क्या है? C। ठीक है। सो वक्रता केंद्र क्या हुआ? वक्रता केंद्र उस बड़े गोले का केंद्र है जिससे कि काटने के पश्चात उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण हुआ हो। ठीक इसी प्रकार ये उत्तल दर्पण है, तो ये भी किसी बड़ी बॉल से काट के बनाए गए होंगे। तो ऐसी ही एक बड़ी बॉल ये रही होगी, और इस बड़ी बॉल का केंद्र है ये C, और इस बड़ी बॉल से इस तरह काटा गया होगा और फिर इस पर पेंट किया गया होगा तो इसका निर्माण हुआ होगा। तो इस बड़ी बॉल के केंद्र, ये जो C केंद्र है, इसको बोलेंगे इस उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। तो एक बार फिर मैं डेफिनेशन रिपीट करना चाहूँगा जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए। वक्रता केंद्र उस बड़े गोलीय दर्पण का केंद्र होते हैं जिससे काटने के पश्चात उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण हुआ हो। एक और चीज़ यहाँ पे देखने की है, चूँकि हम हमेशा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि परंपरागत तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि सभी लाइट लेफ्ट साइड से, सभी प्रकाश की आपतित किरणें मानी जाती हैं कि बाईं दिशा से आ रही हैं। तो ये इंश्योर करने के लिए कि कॉपी में इस तरह बने, तो हमें इसकी पोजीशन को थोड़ा सा
पलट के रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अवतल दर्पण को हमें इस तरह रखना पड़ता है कि उसकी जो परावर्तित करने वाली सरफेस है वो बाईं दिशा में उसका फेस हो। ठीक इसी प्रकार इसमें भी प्रकाश की आपतित किरणें मानी जाती हैं कि बाईं दिशा से आ रही हैं, तो इसको भी हमें, इसकी पोजीशन को भी हमें इस तरह रखना पड़ता है कि इसकी परावर्तन करने वाली सरफेस बाईं दिशा में उसका चेहरा हो, तो तभी ये संभव हो पाएगा। तो इस पोजीशन को रखने की वजह से, इस पोजीशन को रखने की वजह से हम देखते हैं कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इस दिशा में हो जाता है, यानी कि दर्पण से इस तरफ, दर्पण से बाईं ओर। वहीं पे उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण से दाईं ओर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैंने आपको समझाया, बिकॉज परंपरागत तौर पे हम ये मानते हैं कि प्रकाश की सभी आपतित किरणें बाईं दिशा से आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसा इंश्योर करने के लिए हमें दर्पण की पोजीशन को इस तरह रखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों ही केस में, दर्पण की परावर्तन करने वाली जो सतह है वो बाईं तरफ हो। तो ऐसा अगर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका वक्रता केंद्र दर्पण से बाईं तरफ हो जाएगा और इसका वक्रता केंद्र दर्पण से दाईं तरफ हो जाएगा, बिकॉज इसमें यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है। आई थिंक वक्रता केंद्र के बारे में आपको क्लियर हो चुका है कि वक्रता केंद्र क्या है। मैं एक बार फिर से परिभाषा को आपकी रिपीट कर देता हूँ। वक्रता केंद्र उस बड़े गोलीय दर्पण का केंद्र होता है जिससे कि काटने के पश्चात अवतल या उत्तल दर्पण का निर्माण किया गया हो। दूसरी चीज ध्यान देने की ये है कि अवतल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र दर्पण से बाईं ओर है और उत्तल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र दर्पण से दाईं ओर है। आई थिंक हम इस मामले में भी क्लियर हो चुके हैं। सो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, हम वक्रता केंद्र समझ चुके हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र उस बड़े गोलीय दर्पण का केंद्र होता है जिससे कि काटने के पश्चात अवतल या उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ हो। ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली है और हमें क्लियर भी हो गई है। उसी डेफिनेशन के बीच बेसिस पे एक नई डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ये त्र वक्रता त्रिज्या। ओके, सो जिस प्रकार वक्रता केंद्र उस बड़े गोलीय दर्पण का केंद्र है जिससे कि काटने के पश्चात अवतल या उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ हो, ठीक उसी प्रकार वक्रता त्रिज्या भी उस बड़े गोलीय दर्पण की त्रिज्या है जिससे कि काटने के पश्चात अवतल या उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ हो। सो वक्रता त्रिज्या को हम दो प्रकार की डेफिनेशन से इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है वक्रता त्रिज्या उस बड़े गोलीय दर्पण की त्रिज्या है जिससे कि काटने के पश्चात को अवतल या उत्तल दर्पण का निर्माण हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण एक बहुत बड़े गोले से इस तरह बना होगा। सो इस बड़े गोले की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है इस बड़े गोले की, ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या और इसको डिनोट करते हैं R से। ठीक इसी प्रकार ये एक उत्तल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है, ये भी किसी बड़े गोले से बना होगा। तो इस बड़े गोले को अगर मैं बना दूं इस तरह, ठीक है, तो इस बड़े गोले का केंद्र है C, उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो इस बड़े गोले की त्रिज्या, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको भी डिनोट करेंगे R से। वक्रता त्रिज्या को हमेशा R से डिनोट करते हैं। आई थिंक एक डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वो है कि वक्रता त्रिज्या उस
बड़े गोले की त्रिज्या को कहते हैं जिससे कि काटने के पश्चात उत्तल या अवतल दर्पण का निर्माण हुआ हो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है, दोनों में कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वो सही होएगी। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये वाली सेकंड डेफिनेशन आपके सामने ये वाली डेफिनेशन है। और सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यह वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच का सीधी दूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वक्रता केंद्र, सी इज वक्रता केंद्र, हमने अभी ऊपर पढ़ा था वक्रता केंद्र क्या होता है, और पी इज ध्रुव, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, सो पी ध्रुव है और सी वक्रता केंद्र है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हम दूसरी डेफिनेशन से हम वक्रता त्रिज्या को इस तरह भी बता सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की सीधी दूरी होती है। तो ये सीधी दूरी क्या है, CP इज वक्रता त्रिज्या, तो इसको डिनोट करते हैं R से। वक्रता त्रिज्या हमेशा R से ही डिनोट होती है। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण के केस में भी वक्रता त्रिज्या ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की सीधी दूरी होती है। ठीक, सो इस केस में भी ये PC इज वक्रता त्रिज्या, इसको R से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखने की बात है हमेशा एक चीज़ और याद रखनी है कि हमेशा जो दूरी है, वो हम आगे भी पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन में, एक हल्का सा आपको याद रखना है कि हमेशा दूरी को ध्रुव से नापा जाता है। तो यहाँ अवतल दर्पण के केस में वक्रता त्रिज्या नापने के लिए हमें ध्रुव से वक्रता केंद्र की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन अवतल दर्पण के केस में हमने अभी पहले ऊपर पढ़ा है कि वक्रता केंद्र अवतल दर्पण के केस में दर्पण से बाईं तरफ होता है, ये पढ़ा था हमने, और वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण में दर्पण से दाईं तरफ होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वक्रता त्रिज्या नापने के लिए हमें अवतल दर्पण के केस में ध्रुव से वक्रता केंद्र की तरफ चलना पड़ेगा, और किस तरफ चलना पड़ेगा, बाईं तरफ चलना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने ये निशान लगा के शो किया हुआ है हमने कि वक्रता त्रिज्या इस दर्पण के बाईं ओर है अवतल दर्पण के केस में। ठीक इसी प्रकार हमने उत्तल दर्पण के केस में पढ़ा था, दिस इज उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के केस में हमने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण से दाईं दिशा में होता है। तो दूसरी डेफिनेशन से हमने पढ़ा कि वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। तो बिकॉज वक्रता केंद्र दाईं ओर है, तो हमें ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी दाईं ओर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आप मापने के लिए दर्पण से बाईं ओर चले, वहीं पे उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या मापने के लिए आप दर्पण से दाईं ओर चले। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, और आगे भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट जो हमारा परिभाषा आई है वो है फोकस बिंदु। फोकस बिंदु समझने के लिए हमें वक्रता केंद्र पता होना चाहिए, ध्रुव पता होना चाहिए। अगर हमें वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में अभी इस वीडियो में यहाँ तक आइडिया नहीं आया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार थोड़ा सा रोक के सोचें वक्रता केंद्र क्या होता है और ध्रुव क्या होता है। ठीक है, अगर आपको वक्रता केंद्र और ध्रुव के बारे में आइडिया है, अगर आप समझ रहे हैं कि दोनों क्या होते हैं, तो फोकस बिंदु समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होएगी। सो इसमें भी फोकस बिंदु को हम दो तरीके से
परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा जो फोकस बिंदु की है वो है नंबर 1 दिस। सबसे पहली परिभाषा फोकस बिंदु की ये है कि फोकस बिंदु अवतल एवं उत्तल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन के हिसाब से मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। फोकस बिंदु उत्तल एवं अवतल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच का मध्य बिंदु होता है। तो सपोज दिस इज वक्रता केंद्र एंड दिस इज पोल, ये इनके बीच की दूरी है दिस इज, ये इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो इन दोनों का जो मध्य बिंदु है इसको हम फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक इसी प्रकार ये वक्रता केंद्र है उत्तल दर्पण के केस में और ये पोल है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है ये, और इस दूरी के बीच के मध्य बिंदु को हम फोकस बिंदु कहेंगे। पहली डेफिनेशन से क्या है कि फोकस बिंदु अवतल एवं उत्तल दर्पण के केस में वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच की दूरी का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं फोकस बिंदु की। अगर आप ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें दूसरी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि इसमें हमें दोनों केसेस में अलग अलग डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में फोकस बिंदु की डेफिनेशन याद करने के लिए मैं एक बार बता देता हूँ। अगर अवतल दर्पण के केस में फोकस बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, के समानांतर आने वाली किरणें, ये मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आई, टकराई यहाँ पे, और टकराने के पश्चात किसी पॉइंट को काटती हुई जाएंगी, तो जिस पॉइंट को काट के जाएंगी उस पॉइंट को फोकस बिंदु कहा जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होएगी अवतल दर्पण के केस में फोकस बिंदु की? दूसरी डेफिनेशन, पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अवतल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटते हुए गुजरती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के केस में एक कोई किरण आई, वो दर्पण से टकराई और वास्तविक रूप में मुख्य अक्ष को काटती हुई चली गई, तो इसको फोकस बिंदु कहेंगे अवतल दर्पण के केस में। ठीक इसी प्रकार अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये मुख्य अक्ष है, ये आपतित किरणें हैं और ये परावर्तित किरणें हैं। इन केस ऑफ उत्तल दर्पण के केस में फोकस बिंदु वह बिंदु होता है जहां से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें आई, दर्पण से टकराई और टकराने के पश्चात वास्तव में एक पॉइंट से जाती हुई गुजरी। इस केस में इस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाएगा। उत्तल दर्पण के केस में ये प्रकाश की किरणें आई, मुख्य अक्ष के समानांतर, यहाँ टकराई और टकरा के वापस चली गई, तो ये वास्तव में मुख्य अक्ष, इन्होंने फोकस बिंदु को काटा नहीं, लेकिन टकराने के पश्चात ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है बस कि ये फोकस से होके आ रही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से दूसरी डेफिनेशन को आपको दिमाग में बिठाना चाहूँगा कि अवतल दर्पण के केस में अवतल दर्पण के केस में फोकस बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को काटते हुए जाती हों। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण के केस में फोकस बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात आती हुई प्रतीत हों। तो अवतल दर्पण में वास्तव में टकरा रही हैं, उस पर वो फोकस बिंदु है, और उत्तल दर्पण के केस में जहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, टकरा नहीं रही हैं वास्तव में, बस आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वो फोकस बिंदु है। ठीक है, और दोनों ही केस में जैसे हमने
वक्रता केंद्र के में पढ़ा, वक्रता त्रिज्या में पढ़ा। दोनों केस में फिर से फोकस बिंदु की पोजीशन पे ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण के केस में, दिए अवतल दर्पण के केस में फोकस बिंदु दर्पण से बाईं दिशा में है, वहीं पे उत्तल दर्पण के केस में फोकस बिंदु दर्पण से दाईं दिशा में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें याद रखना है। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हमारी परिभाषा जो है उसका नाम है फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फोकस दूरी, ठीक है। बहुत आसान इसकी परिभाषा है। फोकस दूरी किसी भी गोले दर्पण के ध्रुव एवं फोकस बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं। सो हमने ये पढ़ा, ध्रुव हमें को पता है क्या है, और फोकस बिंदु हमने अभी ऊपर पढ़ा कि क्या होता है। ठीक इसी प्रकार ये अवतल दर्पण है, ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में ये ध्रुव है और ये फोकस है। तो फोकस दूरी क्या है? ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन फोकस दूरी की हो जाती है, बशर्ते कि आपको ध्रुव और फोकस बिंदु के बारे में आइडिया हो। अगर आइडिया नहीं है तो मैं फिर से आपको आग्रह करूंगा कि इसको वीडियो को रोक के थोड़ा सा आइडिया ये फोकस बिंदु और वक्रता के नियम के बारे में लीजिए। ठीक है, यहीं पे फिर से एक चीज़ देखने की चीज़ ये है कि फिर से मैंने एक बार पहले भी आपको बताया कि हमेशा जो भी डिस्टेंस मेजर होता है गोले दर्पण में, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए या कोई भी चीज़ करते हुए, तो हमेशा ध्रुव से मापा जाता है। यहाँ से शुरू करेंगे, या तो इधर नापेंगे या तो इधर नापेंगे, ऊपर नापना है तो यहाँ से नापेंगे, नीचे नापना है तो भी यहाँ से नापेंगे। तो इसी वजह से ये आई थिंक यानी कि कुल मिला के मुझे ये हमें ये याद रखना है कि गोले दर्पण में कोई भी दूरी अगर नापनी होती है तो उसको ध्रुव से नापा जाता है। ठीक है बच्चों, सो बिकॉज ऊपर भी हमने देखा कि अवतल दर्पण के केस में फोकस दर्पण से बाईं ओर होता है, दर्पण से बाईं ओर होता है, इस तरफ होता है, और उत्तल दर्पण के केस में फोकस दर्पण से दाईं ओर होता है। ठीक इसी प्रकार चूंकि दूरी ध्रुव से नापनी है तो जब फोकस बाईं ओर हुआ अवतल दर्पण में तो फोकस दूरी भी बाईं ओर होगी। ठीक इसी प्रकार जब फोकस दाईं ओर हुआ उत्तल दर्पण में तो फोकस दूरी भी दाईं ओर होगी। तो इसी को हमने ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, देखिए इस तरफ नापना पड़ा, यानी कि फोकस दूरी अवतल दर्पण के केस में बाईं ओर है और फोकस दूरी उत्तल दर्पण के केस में दाईं ओर है। फोकस दूरी को हमेशा एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बहुत छोटा सा, मतलब हमें इसकी ये कहाँ से आया ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हमें फॉर्मूला याद रखना है। कोई इतना बड़ा फॉर्मूला है नहीं। ये फॉर्मूला क्या है? फॉर मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर, ऐसे सभी मिरर जिनका द्वारक छोटा है, यानी कि छोटे दर्पण, हम जितने भी दर्पण पढ़ेंगे वो सभी छोटे ही पढ़ेंगे। इवन हम 12th तक के केसेस में सारे दर्पण जिनके बारे में पढ़ेंगे तो छोटे दर्पण ही पढ़ेंगे। तो सभी छोटे दर्पणों में जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F इक्वल्स टू R/2, जहाँ पे R/2, R क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के बारे में, वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, और F क्या होता है? F होता है फोकस दूरी। तो ये डेफिनेशन हमें, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, ये दोनों ही गोले दर्पण, यानी कि भले ही अवतल हो उत्तल हो, सब में ये लागू होता है। कई बार एक या दो नंबर का सवाल पूछ सकते हैं, आर दिया होगा और फोकस दूरी आपसे पूछ लेंगे, तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसको निकालना पड़ जाता है। ठीक है बच्चों,
सो आज हम यहीं पर इस चैप्टर का समापन करते हैं। एक थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, लेकिन चैप्टर ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम यहीं पे इसका एंड करते हैं। तो हमने आज पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण को कैसे बनाया जाता है, गोलीय दर्पण से जुड़ी हुई विभिन्न परिभाषाओं को भी हमने पढ़ा, और ये सभी परिभाषाएं हमें याद होनी चाहिए। और इन परिभाषाओं के ऊपर बोर्ड की परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के सवाल आ जाते हैं। और दूसरी बात, इन सब परिभाषाएं अगर आपको याद नहीं होंगी तो आगे आने वाले न्यूमेरिकल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप ये सारी परिभाषाएं याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, तभी हम आगे सारे न्यूमेरिकल्स ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।